टैक्स पेयर्स जिस तरीके से बढ़े हैं अभी, आने वाले समय में अगर और बढ़ जाते हैं तो टैक्स लगना और कम हो जाएगा। इसमें और 2017 तक कुल मिलाकर 70 सालों में 66 लाख लोग ही अप्रत्यक्ष कर से जुड़ पाए। करने देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी अगर कोई दिक्कत है, आप बंदूक उठाओगे। 17 उस समय जब जीएसटी आया, उससे पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? आप थोड़ा एक बार कल्पना करेंगे। इस वक्त हम दुर्ग के भाजपा कार्यालय में खड़े हुए हैं, जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो है तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। बातचीत का विशेष मुद्दा वैसे जीएसटी है, जो जीएसटी को लेकर के कुछ बदलाव किए गए हैं, उसी विषय को लेकर के आज गृह मंत्री विजय शर्मा जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यदि हम बात करें तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा, दुर्ग विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग महापौर अलका बाघमार सहित तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस वक्त प्रेस वार्ता में मौजूद हैं और जीएसटी को लेकर के एक विशेष चर्चा की जा रही है। जीएसटी को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ विशेष जानकारियां दी है, आइए बाइट के माध्यम से हम आपको सुनवाते हैं। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन का टैक्सेशन हमारे देश में आया है, उस पर आपसे बात करने आया। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2017 उस समय जब जीएसटी आया, उससे पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? आप थोड़ा एक बार कल्पना करेंगे कि देश में कितने तरह के टैक्स उस समय लगा करते थे। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान आएगा कि देश में 17 तरह के टैक्स हुआ करते थे। 17 तरह के टैक्स हुआ करते। एक व्यवसायी के नाते जब आप काम करना शुरू कर देते तो आपको अपने प्रदेश के बाहर अगर कोई भी व्यवसाय करना है तो उस प्रदेश का टैक्सेशन सिस्टम क्या है वो आपको समझना पड़ता है, और उस प्रदेश में जो भी टैक्सेशन सिस्टम होता था फिर उस पर आपको काम करना पड़ता था, फिर उसकी औपचारिकताएं आपको पूरी करनी पड़ती। व्यापार हमारे देश में बढ़ता नहीं था, रुक गया था, आगे नहीं जा रहा था। दूसरा विषय मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे देश आजाद हुआ है सन 1947 में और 2017 तक कुल मिलाकर 70 सालों में 66 लाख लोग ही अप्रत्यक्ष कर से जुड़ पाए। 66 लाख लोग ही अप्रत्यक्ष कर से जुड़ पाए। पूरे 100 करोड़ की आबादी में 66 लाख। मेरी बात समझना आपने? ऐसे थोड़ी होता है, सिर्फ 66 लाख ही टैक्स देने वाले हो सकते हैं, ऐसा नहीं। और अभी 17 से लेकर के अभी 2025 तक 85 लाख लोग जुड़े, अतिरिक्त 85 लाख लोग और जुड़े टैक्स देने के लिए। एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या होता है? एक अच्छा टैक्स सिस्टम ये होता है कि टैक्स पेयर ज्यादा हो और टैक्स कम। हम बहुत सारे उन्नत देशों की बात करते हैं और बहुत सारे उन्नत देशों के संबंध में हम आते जाते हैं तो देखते हैं कितना समृद्धि आ गया है, कितना अच्छे से सब कुछ बना हुआ है। कैसे हो रहा है? सब टैक्स दे रहे हैं। वहां टैक्स कम भी है अगर, तो कारण ये है कि टैक्स देने वाले ज्यादा। अगर टैक्स देने वाले ज्यादा हैं तो कुल मिलाकर आप एक व्यक्ति पर लगने वाले टैक्स को कम कर सकते हैं और सरकार के पास राशि आती है, उस राशि पर फिर आगे के निर्माण कार्य आदि किए जाते हैं। तो जो टैक्स बेस बढ़ा है हमारा वो जीएसटी के कारण बढ़ा। 2017 में जब संविधान का संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया तब बढ़ा है। उससे पहले भी देश में एक कर प्रणाली पूरे देश में होना चाहिए, इसको लेकर के अनेक बार अभियान हुए, अनेक बार काम हुए, लेकिन साहस करना लागू करने के लिए ये बड़ी बात होगी। जब से 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, इसको उटपटांग टाइप से कुछ भी गब्बर सिंह टैक्स ये वो बोल रहे हैं जो लोग, वो खुद ही इस अभियान में पहले थे। उन्होंने अनेक केंद्र के ऐसे एजेंसीज हैं जिन्होंने अध्ययन किया था पहले सरकारों के कहने पर कि किस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम यूनिफॉर्म हो सकता है पूरे देश में। इसको लेकर के पहले भी अध्ययन किया हुआ था, लेकिन हिम्मत के साथ लागू करना पड़ता है। राज्यों को कहना कि आप टैक्स मत दो, एक टैक्स सिस्टम होगा, उसी टैक्स सिस्टम से वापस आपको रिफंड टैक्स आपको वापस मिलेगा, ये एक बड़ी बात होती है। इस बहुमत को प्राप्त करना, सबको सहमत करना और सहमत कर करके फिर उस काम को करना। मैं सहमत इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुमत जैसी चीज नहीं है। जीएसटी काउंसिल जो भारत देश में बना हुआ है, वो जीएसटी काउंसिल इतना प्रभावी है कि जीएसटी काउंसिल से जो निर्णय पारित होता है वो पूरे देश में लागू होता ही होता है, सीधे लागू होता है। ये जीएसटी काउंसिल भारत का जो बना हुआ है।
और इस जीएसटी काउंसिल में बहुमत नहीं, लगभग सहमति से ही काम होता है, क्योंकि बहुमत उसमें 3/4 को माना जाता है, 51% को बहुमत नहीं माना जाता है। इनका मतलब एक ज्यादा को बहुमत नहीं मानते हैं। जब पूरी संख्या का 3/4 हो जाएगा, सभी राज्यों के लोग उसमें एकत्रित होकर जब चर्चा कर लेते हैं और 3/4 बहुमत हो जाता है, जो लगभग सहमत की तरह है 75%, तब जाकर के उसमें उसका निर्णय होता है। और उसका जब निर्णय होता है तो वो पूरे देश में लागू होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जो 15 अगस्त में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम अब टैक्स के दूसरे पायदान पर जा रहे हैं। टैक्स के दूसरे पायदान, देखिए देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। समझने की एक बार जरूरत है, थोड़ा ध्यान आप देंगे तो काफी चीजें और स्पष्ट होंगी। आप देखें कि 2017 में जब जीएसटी देश में लागू हुआ था, तब विभिन्न तरह की बातें थी, परंतु आज आप देख लें पूरे देश में टैक्स रिफॉर्म है, यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें व्यापार भी बढ़ रहा है, टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं। और चूंकि छोटा सा टैक्स पेयर बढ़ा है, तो ये 85 लाख टैक्स पेयर बढ़े हैं, तो जीएसटी सीधा कहां से आ गया? 28% जो जीएसटी लगता था वो 18% पर आ गया, जो 18% लगते थे वो सब 5% पर आ गए, 12% लगते थे वो सब 5% पर आ गए। कितना कम हो गया जीएसटी? और न सिर्फ जीएसटी कम हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा तो 12 लाख रुपए आपकी आमदनी पर भी कोई कर नहीं लगेगा, ये राज्य की केंद्र की सरकार ने भी कहा है। अभी भी वो भी आपको ध्यान होगा। कोई चुनाव है क्या अभी? कोई कहीं का चुनाव, कोई चुनाव ना है, कोई बात तो है नहीं। मैंने कोई अचानक देश में एक प्रवृत्ति जो जाती है कि हर चीज तो चुनाव से जुड़ जाता है, भाई चुनाव इसलिए कर रहे हैं, चुनाव इसलिए कर रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन देश में टैक्स रिफॉर्म कितना शानदार हुआ है, एक बार आप थोड़ा सुन कर देखें इस विषय पर, आपको ध्यान आएगा कि हमारे देश में जीएसटी लागू हो जाने के बाद अगर 85 लाख लोग नए टैक्स पेयर्स बने हैं, अगर ये बढ़ जाए, एक्चुअल कंडीशन पर पहुंच जाए, हमारे देश की 100 करोड़ से अधिक आबादी में एक्चुअल टैक्स पेयर सब टैक्स देने लग जाए, तो बहुत नॉमिनल टैक्स पर इतना संसाधन देश में जुट जाएगा कि कोना कोना देश का सजाने लायक पैसा देश के पास हो जाएगा। टैक्स चोरी करते हैं तो घाटा किसका आता है? आम जनता का ही फाइनली घाटा है। सरकारें आती जाती हैं सब ठीक। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश अमर होना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए। इसलिए कहा कि सरकारें तो ठीक है, जो भी आएंगी चली जाएंगी, अलग मामला, लेकिन अगर सिस्टम सही रहा तो देश में बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। मैं जीएसटी के संदर्भ में ही विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके कारण जितना टैक्स बेस बढ़ा है हमारा, उससे जितने टैक्स कलेक्शन हमारे हो रहे हैं, उन टैक्स कलेक्शन के आधार पर जब आप देखेंगे तो हमारे देश में इतने काम हो गए, सबको 5 लाख से 12 लाख सीधे छूट मिला। और उसके बाद अब टैक्स सिस्टम में 28% जीएसटी को अब 18% पर ले आए। एक इनोवा गाड़ी के बारे में सोचेंगे जिसमें अगर ये लागू हो रहा है तो उसमें 3-4 लाख रुपए का फर्क, और सिर्फ इनोवा में ही है, ऐसा नहीं है भाई, बिस्किट में भी फर्क आया है, अन्य चीजों में भी फर्क आया है। और जीएसटी से एक और लाभ हुआ, पहले टैक्स पर टैक्स लगता था। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये कहते हैं कि पहले आटे पर टैक्स लगता था, आटे के बाद ब्रेड पर भी टैक्स लगता था, ब्रेड के बाद उसका सैंडविच बनता था उस पर भी टैक्स लगता। तो आटे के बाद ब्रेड बना तो टैक्स लगा, तो ब्रेड का मूल्य, आटे का मूल्य, श्रम प्लस टैक्स इतना हो गया। अब फिर ब्रेड पर टैक्स लग गया, तो टैक्स लगा तो ब्रेड का मूल्य क्या हुआ? ब्रेड का मूल्य प्लस श्रम का मूल्य प्लस टैक्स, और उसके बाद फिर उस पर जब आपने क्या बनाया, सैंडविच बनाया, फिर टैक्स लग गया। ऐसे टैक्स लगा, अब एक बार टैक्स लग गया। यह भी रिफॉर्म हुआ है। जीएसटी के रिफॉर्म से पूरे देश में काम करने की व्यवस्था बनी है और इसको जीएसटी काउंसिल के माध्यम से लागू कराया गया है। देश में होने वाले 2017 के उस संविधान संशोधन के बाद जब देश में जीएसटी लागू होता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन समूचे देश में आता है। मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक बार जरूर उस बात की कल्पना करें जब आज तो सिर्फ 1.25 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, अब ये बढ़कर 5 करोड़ हो गया, 6 करोड़ हो गया। कितने आबादी में? 125 करोड़ की आबादी में। देश की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है भाई। 100 करोड़ से ऊपर की आबादी में 5% लोग भी अगर टैक्स पटाएंगे
तो ये 18 का पूरा 5% में आ जाएगा। 12 लाख छूट है वो 20 लाख छूट पहुंच जाएगा और उसके बाद भी सरकार के पास इतना पैसा होगा कि सारे काम अच्छे से किए जा सके। तो ये टैक्स का बड़ा रिफॉर्म है। बाकी स्लैब तो आपको ध्यान है 28% का टैक्स हुआ करता था, वो सब 18% पर आ गया है। पहले 4 टैक्स हुआ करते थे, 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का और 28% का, वो 2 स्लैब हो गए, 18% और 5%। तो ये टैक्सेशन में काफ़ी कमी आई है। इसका फाइनली लाभ किसको होने वाला है? तो डेफिनेटली आम जनता को होने वाला है। टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स पेयर्स ज़्यादा होने चाहिए। और लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा कि जीएसटी का नया संस्करण पूरे देश के सामने आएगा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5%, 12%, 18% और 40% इतने स्लैब्स में लगने वाले जीएसटी अब मुख्यतः 5% और 18% पर आ गए हैं। मैंने 28% पर जिस विषय पर जीएसटी लगता था अब उस पर 18% पर लग रहा है। 10% टैक्स कम हो पाना, साथ ही साथ आपके इनकम पर लगने वाले टैक्स के लिए भी 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना, ये देश में बड़े आर्थिक परिवर्तन की, टैक्सेशन सिस्टम की मैंने बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि टैक्स पेयर्स जिस तरीके से बढ़े हैं अभी, आने वाले समय में अगर और बढ़ जाते हैं तो टैक्स लगना और कम हो जाएगा। संसाधन सरकारों के पास आ जाएंगे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे और व्यवस्थाएं भी खड़ी हो पाएंगी। तो इसलिए जीएसटी जिस तरीके से साहस के साथ लागू किया गया 2017 में और अब तक हम देख रहे हैं कि अनेक पायदान हम आगे बढ़ते हुए आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत अनुकूलता का विषय है। जो है उनका कहना है कि वेटिंग लिस्ट में अभी तक उनका नहीं हो पाया है। नियुक्ति ने 2018 से लेकर 2025 आ गया, 8 साल हो चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने मांग की है कि हम भी नक्सली बनना चाहते हैं। 417 लोग कोई व्यक्ति किसी को कुछ कमी हो जाए, कुछ शिकायत हो जाए तो वो क्या बंदूक उठा ले और क्या ऐसे करने देना चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी अगर कोई दिक्कत है आप बंदूक उठाओगे? ऐसे समाज चलता है? ऐसे नहीं होता है। और किसका क्या पेंडिंग है भाई, किसको क्या वेटिंग है, मतलब जाकर के एक बार विभाग में बात कर लें। हाँ जी, गरियाबंद जिले में मैनपुर थाना क्षेत्र में जहाँ पहले चलपति नामक एक सीसी मेंबर मारा गया था, वहीं आसपास के क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है और उसमें लगभग 10 नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की खबर है। उसमें खबर ये आ रही है कि शायद कोई बड़ा भी कैडर उसमें हो सकता है। तो अभी और स्थिति स्पष्ट होगी। बैस के यहाँ एक व्यक्ति घुस जाता है, वीडियो बनाता है, तो दीपक जी का बयान ये सामने आता है कि उनका कहना ये है कि आकर के वीडियो बना रहा है, कानून व्यवस्था है कि नहीं, क्या सरकार हमसे घबरा रही है? अरे भाई मेरे, उनसे काहे को कोई घबराएगा? और मुझे बताओ, आप इतने सारे वीडियो बना रहे हैं, मैं क्या कहूँ? आप क्यों वीडियो बना रहे हैं? कोई और इससे पहले वीडियो बना रहा था, हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई अनजान व्यक्ति, तो क्या कहेंगे? पब्लिक लाइफ में है वो, क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं क्या? शायद, मतलब आधी कांग्रेस तो मानती है शायद उनको अध्यक्ष। तो जब ऐसा है तो पब्लिक लाइफ में है तो ये भैया कोई आकर के उनसे सेल्फी खिंचवाएगा, कोई वहाँ जाकर उनके साथ वीडियो बनाएंगे, होता है भाई, ये तो समझना पड़ेगा उनको। अगर ये पब्लिक लाइफ है तो उतना उनको समझना पड़ेगा। सर, उमेश बघेल का कहना है कि वोट चोरी से बीजेपी छत्तीसगढ़ में वापस आई है, वोट चोरी नहीं होता तो हमारी सरकार फिर से। अरे भैया, मैंने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ कहा है, किस तरीके से मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में कितने लोगों के नाम जुड़वाए, सारी चीज़ें मैंने कही और प्रमाण के साथ कहा। फिर उनका कहना कि मैंने कोई एक भी नाम नहीं जुड़ाया। अभी मैं उनका ही बिजली का बिल, जो कवर्धा में एक घर बना लिए थे वहाँ पर, उनका ही बिजली का बिल लगाकर वो नाम जुड़वाए हैं। वो उसका व्यक्ति का भी है, उस व्यक्ति का भी नाम। और ये सारे लोग ये सब करते रहे। ये चुनाव, ये वोटिंग लिस्ट में जो परेशानियाँ हैं, इन परेशानियों को दूर करने के लिए SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, विशेष गहन पुनरीक्षण है। तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण को करना चाहिए। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मुद्दा उठाया कि मतदाता सूची में कहीं गड़बड़ी है, हमने भी मुद्दा उठाया मतदाता सूची में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो मतदाता सूची में गड़बड़ी कैसे ठीक होता है? मतदाता सूची में
गड़बड़ी जो ठीक होता है वो गहन पुनरीक्षण से ठीक होता है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? माने समझ से परे है दोनों बातें। बिलासपुर की एक सभा में अमरजीत भगत का माइक छीन लिया जाता है। पुलिस की मौजूदगी में भारी चिंता का आरोप। जी, मोहन नगर थाने से कल एक आरोपी फरार हो गया। एक बार थाने वाले में बात करेंगे भैया, हम आप दोनों थोड़ी बात करेंगे।